अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम उर्दू इबारत में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ वक्फ़े की इलामतों के बारे में पढ़ रहे हैं। उर्दू ज़बान में इन इलामतों को रमूज़ औक़ाफ़ कहा जाता है। इस सिलसिले का आज का हमारा 5वां लेक्चर है। आज हम तफ़सीलिया की इलामत के बारे में पढ़ेंगे कि तफ़सीलिया की इलामत को उर्दू तहरीर में किन मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि सही सियाक़ बात के साथ पूरी बात को समझने में मदद मिल सके। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा मौजू है तफ़सीलिया। तफ़सीलिया की इलामत को अंग्रेज़ी में कॉलन एंड डैश कहा जाता है और इलामती तौर पर तफ़सीलिया की इलामत को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, यानी अगर हम वक्फ़ा की इलामत के बाद एक डैश लगा दें तो ये तफ़सीलिया की इलामत बन जाती है। तफ़सीलिया की इलामत को उर्दू तहरीर में बहुत से मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, इबारत में जब किसी बात की तफसील बताना मकसूद हो तो तफसील लिखने से पहले तफ़सीलिया की इलामत इस्तेमाल की जाती है। ये इलामत आमतौर पर दर्जे ज़ैल या हस्बे ज़ैल के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल होती है और तफ़सीलिया की इलामत से पहले दर्जे ज़ैल या हस्बे ज़ैल के अल्फाज लिखे जाते हैं। इस बात को हम कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। मसलन पहली मिसाल है, ड्रामा के अज्ज़ाए तरकीबी हस्बे ज़ैल हैं। अब यहाँ पर हमने ड्रामे के अज्ज़ा की तफसील लिखनी है तो ये जुमला लिखने के बाद हमने तफ़सीलिया की इलामत लगाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तफ़सीलिया की इलामत से पहले हस्बे ज़ैल के अल्फाज लिखे हैं और उसके बाद तफ़सीलिया की इलामत है। अब इस तफ़सीलिया की इलामत के बाद हम ड्रामा के अज्ज़ा की तफसील यहाँ पर लिखेंगे। ये तफसील आप इस इलामत के बाद यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ड्रामे के अज्ज़ा की तफसील ये है, नंबर 1 किरदार, नंबर 2 स्टेज, नंबर 3 मुकालमा और नंबर 4 सामीन। यानी ड्रामे के अज्ज़ा 4 होते हैं, किरदार, स्टेज, मुकालमा और सामीन। दूसरी मिसाल है, पाकिस्तान के दर्ज झैल सूबे हैं। अब यहाँ पर हमने पाकिस्तान के सूबों की तफसील लिखनी है तो ये जुमला लिखने के बाद तफसीलिया की इलामत लगाई है और यहाँ पर भी तफसीलिया की इलामत से पहले दर्जे झैल के अल्फाज लिखे गए हैं। अब यहाँ पर तफसीलिया की इलामत के बाद पाकिस्तान के सूबों की तफसील लिखेंगे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अब यहाँ पर आपने उर्दू तहरीर को पढ़ते वक्त या लिखते वक्त आपने इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि तहरीर में मुख्तलिफ जुमलों के दरमियान वक्फे की मुख्तलिफ इलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ पर ये इलामतें इस्तेमाल होती हैं, कहीं पर यह सक्ता की इलामत होगी, कहीं पर वक्फा की इलामत इस्तेमाल की गई होगी, कहीं पर सवालिया निशान और कहीं पर तफसीलिया की इलामत होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर जिन जुमलों के दरमियान ये इलामतें इस्तेमाल की जाती हैं वहाँ पर आपने उन वक्फे की इलामतों के मुताबिक आपने वक्फा करना होता है। जहाँ पर सक्ता होता है वहाँ पर इंतहाई मुख्तसर वक्फा करना होता है। ये इस कदर ठहराव होता है कि वहाँ पर हमारा सांस टूटने ना पाए। अब इसी जुमले को देखें, पाकिस्तान के दर्जे झैल सूबे हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। तीसरी मिसाल है, मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं और इस जुमले के बाद तफसीलिया की इलामत लगाई गई है। यहाँ पर भी हमने मिर्ज़ा गालिब के ख्यालात की तफसील लिखनी है, इसलिए इस जुमले के बाद तफसीलिया की इलामत लगाई गई है और इसके बाद हम उनके ख्यालात की तफसील लिखेंगे। इसी तरह चौथी मिसाल है, वर्जिश के दर्ज झैल फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर भी तफसीलिया की इलामत लगाने के बाद वर्जिश के फ़ायदों की तफसील हम यहाँ पर आगे लिखेंगे। तफसीलिया की इलामत का दूसरा इस्तेमाल, जब एक ही तवील जुमले में बहुत सी बातों का जिक्र करना हो, यानी बहुत सी बातों को मुसलसल पेश करना हो, तो वहां पर तफसीलिया की इलामत इस्तेमाल की जाती है। इस बात को हम एक पैराग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी आपने ये बात
ذہن میں رکھنی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس پیراگراف میں مختلف جملوں کے درمیان وقفے کی مختلف علامتوں کا استعمال کیا جائے گا۔ کہیں پر سکتہ، کہیں پر وقفہ، کہیں پر تفصیلیہ اور کہیں پر قوموں کا استعمال کیا جائے گا یا کہیں پر ختمہ کی علامت استعمال کی جائے گی۔ تو آپ نے اس عبارت کو ان علامتوں کے مطابق پڑھنا ہے اور جہاں پر جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ نے وہاں پر وقفہ کرنا ہے۔ آئیے اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ کچھ میری روزانہ زندگی کا حال سنو۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے اپنے معمولات زندگی کی تفصیل لکھنی ہے، اس لیے اس جملے کے بعد تفصیلیہ کی علامت استعمال کی گئی ہے اور تفصیلیہ کی علامت کے بعد معمولات زندگی کی تفصیل لکھی جائے گی، جو کہ اس طرح ہے: الگ صبح اٹھا، ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر نہا دھو کر ناشتہ کیا، ڈاک دیکھی، اگر موسم خوشگوار ہو گیا تو چھڑی لے کر ٹہلنے چلا گیا ورنہ گھر میں ہی رہا۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے اس پیراگراف کو پڑھا ہے اور جہاں جہاں پر جن جملوں کے درمیان جو علامتیں استعمال کی گئی ہیں ان علامتوں کے مطابق میں نے وقفہ اور ٹھہراؤ کیا ہے۔ پیراگراف کو اس طرح سے پڑھنے سے عبارت اور جملوں کا اصل مفہوم اثر روح کے مطابق قاری تک پہنچتا ہے اور عبارت اور جملوں میں ایک طرح کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تفصیلیہ کی علامت کا تیسرا استعمال: کسی اصول یا قاعدے کی مثال پیش کرتے وقت جبکہ ایسے موقع پر مثلاً یا جیسے کا لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو تو وہاں پر ہم تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم نے کوئی مثال پیش کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم جیسے یا مثلاً کی طرح کے الفاظ لکھتے ہیں، تو تفصیلیہ کی علامت سے جیسے اور مثلاً کی طرح کے الفاظ کا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اسم نام ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کا۔ اب یہاں پر یہ جملہ لکھنے کے بعد ہم نے آگے مثالیں لکھنی ہیں، تو مثالیں لکھنے سے پہلے عام طور پر ہم جیسے یا مثلاً کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر مثلاً لکھنے کی بجائے تفصیلیہ کی علامت لکھیں گے، جس کا مقصد وہی ہوگا جو کہ مثلاً کا ہوتا ہے۔ تو آگے ہم وہ مثالیں لکھ دیں گے: عثمان، مسجد اور کرسی۔ اسی طرح دوسری مثال ہے: صرف دولت کا ہونا ہی خوشی کی دلیل نہیں، قارون ہی کو دیکھیے۔ اب یہاں پر بھی تفصیلیہ کی علامت کو مثلاً کے متبادل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے آگے تفصیل لکھی گئی ہے۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور تفصیلیہ کی علامت کے استعمال کے حوالے سے آپ کو کافی جانکاری مل گئی ہوگی۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔